मनुष्य खुद पर कितना ही अहंकार क्यों ना कर ले, प्रकृति की एक हवा और मनुष्य का सारा घमंड चूर हो जाता है। और दोस्तों, यही हुआ है उस समय जब अफ्रीका में उद्गारित होते हुए एक ज्वालामुखी की जो राख है, जो धूल है, वो दिल्ली तक आ पहुंची। हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जो कि वैसे ही प्रदूषण से भरी हुई थी, अब इस क्षेत्र में ज्वालामुखी की राख भी आ गई है। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने तुम्हें अपने उस फनी से शॉर्ट में भी समझाया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली के प्रदूषण पे इसका कुछ ज्यादा असर होगा, नहीं होने वाला भाई। क्योंकि यहाँ पर ये जो अफ्रीका के ज्वालामुखी की राख भारत तक पहुंची है, ये जेट स्ट्रीम की वजह से पहुंची है। और जेट स्ट्रीम शोभ सीमा पे, ट्रोपोपोस पर, मतलब जमीन से कई किलोमीटर की ऊंचाई पर चलने वाली पवनें होती हैं। ये सब कुछ इतनी ऊंचाई पर हो रहा है कि हम उस हवा को सांस के द्वारा नहीं ले रहे। तो ज्वालामुखी की ये जो राख आई है ना, ये अभी हमारी हवा में नहीं फैली है, ये अपर ट्रोपोस्फियर में है। ठीक है जी। अब जरूरी हो जाता है कि आप इस चीज के बारे में गहराई से समझ लें। तो हुआ क्या है? हुआ ये है कि अफ्रीका महाद्वीप में जो देश है इथियोपिया, वहां पर लगभग 10 से 12,000 साल से जो ज्वालामुखी कभी उद्गारित नहीं हुआ था, जिसे प्रसुप्त और सुप्त की कैटेगरी में रखा जा रहा था, वो उद्गारित हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसकी राख के जो बादल हैं वो कितनी ऊंचाई तक गए हैं। जहां तक प्रश्न है यूपीएससी का, तो यूपीएससी वैसे भी ज्वालामुखी से पहले प्रश्न पूछ चुकी है। यहाँ पर ऑप्शन दिए जाते हैं पायरोक्लास्टिक मलबा, राख, और बोला जाता है कि इनमें से कौन कौन से ज्वालामुखी से संबंधित है और कौन से नहीं। इसके अलावा कौन कौन सी गैसें ज्वालामुखी से उद्गारित होती हैं, यह भी प्रश्न आते हैं। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीएससी की, या फिर आप एक करंट अफेयर्स से जुड़े हुए इंसान हैं, तो भी आपके लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा काम आने वाली है। हाँ, लेकिन ऐसी ही वीडियोस आपको और मिलेंगी अगर आप लाइक करेंगे और कमेंट में 2 शब्द मेरे लिए जरूर लिखेंगे। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो 10 से 12,000 साल बाद ज्वालामुखी उद्गारित हुआ है, इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते हैं। इसकी राख पहले हमारे तटीय प्रदेश गुजरात तक पहुंची, फिर राजस्थान, फिर महाराष्ट्र और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमालय के क्षेत्र तक ये पहुंच चुकी है। इसकी वजह से हमारे देश में जो हमारी एयरलाइंस है, उन्होंने अपनी बहुत सारी जो फ्लाइट्स है उन्हें कैंसिल तक किया है। क्योंकि यहाँ पे जैसा मैंने तुम्हें बताया कि अफ्रीका से जो हवा जेट स्ट्रीम चल रही है ऊपर ऊपर, उसकी हवाएं ऊपरी अपर वायुमंडल में है। तो उस ऊपरी वायुमंडल में इसकी राख पहुंचने की वजह से भले हमें जमीन पर रह के कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन हमारी जो फ्लाइट्स हैं उन्हें काफी नुकसान हो सकता है। ठीक है, इसलिए उन पे ज्यादा चेतावनी जारी की गई है। अब आप देख सकते हो कि इथियोपिया का ये जो ज्वालामुखी है, ये दनाकिल डिप्रेशन के आसपास ही है। दनाकिल डिप्रेशन वो क्षेत्र जो कि अत्यधिक गहराई में है, ये अफर क्षेत्र में है। देखो भाई, अब सबसे पहले मैप से चीजों को समझो। हमारे 7 महाद्वीपों में से एक महाद्वीप है ये अफ्रीका। अब इस अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं। आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के अनुसार 54 और अफ्रीकन यूनियन के अनुसार 55 देश है। तो उन्हीं में से एक देश है ये लैंडलॉक कंट्री इथियोपिया, भू आबद्ध देश इथियोपिया, जो किसी समुद्र से, किसी खुले समुद्र से सीमा साझा नहीं कर रहा है। इस इथियोपिया को जूम करके देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे इसका टिग्रे नामक प्रदेश है। अब ये टिग्रे नामक क्षेत्र से पहले देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी प्रश्न पूछ चुकी है। और यहाँ पे है अफार क्षेत्र। कहने को तो अफार क्षेत्र यहाँ का एक छोटा सा शहर है, लेकिन ये जो अफार क्षेत्र है ये ज्योग्राफिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अफार क्षेत्र में अफार जनजाति के जो लोग हैं वो निवास करते हैं। और इसी के साथ ये जो हमारा अफार क्षेत्र है ना जी, इस अफार क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये 3 प्लेट की बाउंड्री पे है। आप जानते हैं कि हमारी ये जो पृथ्वी है, इसका स्थल मंडल प्लेटों के रूप में विभाजित है। हमारे पास 7 बड़ी और लगभग 20 के आसपास छोटी प्लेटें हैं। आप यह भी जानते हैं, अगर आपने मुझसे फिजिकल ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ा है, हाँ भाई मैं आपको बता दूं कि अभी ये जो पिछले संडे मैंने आपको 12 घंटे की वीडियो दी है, उसमें पूरे फिजिकल ज्योग्राफी का बेसिक समझाया है। अगर उससे अभी तक नहीं देखा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो,
तो नुकसान तुम्हारा है। अभी जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में कमेंट पिन में लिंक है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, इसका ये जो इथियोपिया है, इस इथियोपिया देश में, अफ्रीका महाद्वीप है, इथियोपिया उसके अंदर एक देश है, तो इथियोपिया देश में यहाँ पर क्या है, अफार क्षेत्र है। अब ये जो हमारा अफार क्षेत्र है ना मित्र, इसमें आप देख सकते हो कि ये ग्रेट रिफ्ट वैली का हिस्सा है। ग्रेट रिफ्ट वैली मतलब कि यहाँ पे अफ्रीकी प्लेट टूट रही है, तो उसके बीच में भ्रंश बन रहा है, उसी की वजह से यहाँ पे बहुत सारी झीलें भी बनी है। यहाँ पे गैप बन गया, पानी भर गया, झीलें बन गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ग्रेट रिफ्ट वैली है, इसमें ये जो क्षेत्र है ना अफार, यहाँ पे 3 प्लेटें अलग हो रही हैं। अफ्रीकी प्लेट का वो हिस्सा जो यहाँ से अलग हो रहा है, उसे अब हम नाम दे चुके हैं नूबियन प्लेट। नूबियन प्लेट अफ्रीकी प्लेट का ही बड़ा हिस्सा है, और यहाँ पे जो दूसरा हिस्सा इससे टूट करके अलग हो रहा है, उसे हम कह रहे हैं सोमालियन प्लेट। और यहाँ पे जो तीसरी प्लेट है वो है अरेबियन प्लेट। तो नूबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट और सोमालियन प्लेट, ये तीनों जिस जगह पर ऐसे अलग हो रही हैं, इनकी जो बाउंड्री है वो क्षेत्र है अफार रीजन, वो क्षेत्र है अफार क्षेत्र। और इस जगह से आप जानते हैं कि काफी ज्यादा भौगोलिक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, और इसी क्षेत्र में दनाकिल डिप्रेशन है, इसी क्षेत्र में वह ज्वालामुखी है जो कि 12,000 साल बाद फट चुका है। अब ये जो हमारा ज्वालामुखी है, इस ज्वालामुखी की अगर हम लोग कहानी देखते हैं, हाइली गुब्बी, मैंने अभी तक इसका नाम एक भी बार नहीं लिया था, हाइली गुब्बी। तो ये जो हेली गुब्बी है, देखो अपन हिंदी मीडियम वाले पढ़े तो हमको सकता है हाईली पढ़ लें, दिस इज हेली गुब्बी। ये जो हेली गुब्बी नाम का ज्वालामुखी है, इसे आप देख सकते हो कि इस तरीके से इथियोपिया में फटा, और उसके बाद से जब ये यमन में पहुंचा, तो यमन में तो कुछ देर के लिए जैसे बादलों के, राख के बादलों की वजह से अंधेरा सा छा गया। उसके बाद यमन, ओमान और ये भारत तक पहुंचा। अगर हम बात करते हैं इस हेली गुब्बी की, तो ये एक तरीके का शील्ड वॉल्केनो है। आप जानते हैं कि लावा 2 प्रकार का होता है, एक होता है अम्लीय लावा और दूसरा होता है क्षारीय लावा। तो ये जो हमारा ज्वालामुखी है, ये किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है क्षारीय लावा से। आप जानते हो कि अगर अम्लीय लावा होता है तो स्ट्रेटो वोल्केनो बन जाता है, लेकिन क्षारीय पतला लावा है, ज्यादा शान नहीं है, शान मतलब गाढ़ा, तो इससे शील्ड वोल्केनो बनता है। तो ये जो हेली गुब्बी है, ये भी एक तरीके का शील्ड वोल्केनो है। ठीक है, अब ये जो हमारा शील्ड वोल्केनो है, शील्ड मतलब जैसी ढाल होती है ना, शील्ड की आकृति ले लेता है, ये पतला होता है तो दूर तक बह जाता है, इसलिए शील्ड की आकृति बनती है। ठीक है, अब ये जो हमारा शील्ड ज्वालामुखी है, इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि यूपीएससी आपसे पिछले साल या पिछले 1 दशक में फटे हुए ज्वालामुखियों से प्रश्न पूछ ले। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, प्रीलिम्स में तो प्रश्न आई है, मेंस में भी 2021 के अराउंड, मुझे सन ठीक से याद नहीं है, यूपीएससी मेंस में प्रश्न पूछ चुकी है कि 2021 में जितनी भी ज्वालामुखी घटनाएं हुई थी उनके बारे में बताइए, और ज्वालामुखी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे भी प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये है हमारे 2025 में फटे हुए कुछ अन्य ज्वालामुखी, हालांकि इतना बड़ा कोई नहीं था। यहाँ पे आप देख सकते हो पेरू में ज्वालामुखी फट चुका है, इंडोनेशिया में, यूएसए में जो हमारे हवाई आइलैंड है उनमें जो मोना लोआ, किला हुआ है, ये तो फटते ही रहते हैं, वो तो मेंटल प्लूम वाले हैं। मेंटल प्लूम पता है कि नहीं पता है, पढ़ाया है फिजिकल ज्योग्राफी में। इसके अलावा इटली का जो एटना है, ये भी फट चुका है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में तुम ये बताओ कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है। अभी पिछले महीनों में फटा था, और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वही क्यों है, और बाकी भारत में कोई सक्रिय ज्वालामुखी क्यों नहीं है। ठीक है जी, इसी के साथ कमेंट बॉक्स में मुझे यह भी बताओ कि जैसे मैंने पिछले साल के प्रीलिम्स से पहले एक वीडियो लेकर के आई थी, एक क्लास लेकर के आई थी, सुर्खियों में रहे ज्वालामुखी, वैसी इस साल भी चाहिए क्या? तभी मिलेगी जब कम से कम 100 कमेंट में मुझे ये बोला जाएगा कि हाँ मैम, वॉल्केनो इन न्यूज पे वीडियो या क्लास यूट्यूब पर ले आइए। ठीक है, आई होप कि तुमको ये हेली गुब्बी वॉल्केनो के बारे में सब कुछ समझ में आ गया है। दोस्तों, ज्वालामुखी से जो डेप्थ में प्रश्न आएंगे ना, उनके लिए आपको ज्योग्राफी डेप्थ में पढ़नी पड़ेगी। और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, ये सारे सब्जेक्ट्स डीप में पढ़ने पड़ेंगे। आप सिर्फ यूट्यूब पे ऊपरी ज्ञान, वो ऊपरी ज्ञान जो कि सिर्फ व्यूज बटोरने के लिए बनाया जा रहा है, उससे यूपीएससी क्रैक कर सकते हो? इसका जवाब है नहीं।
आपको थोड़े से डेप्थ नॉलेज की जरूरत होती है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि यूट्यूब से नहीं हो सकता, मैं ये कह रही हूं सिर्फ यूट्यूब से नहीं हो सकता। अगर आप यूट्यूब के साथ फिर बहुत सारी किताबें भी पढ़ रहे हो, आप प्रैक्टिस भी मेंस आंसर राइटिंग की बहुत कर रहे हो, तो फिर हो सकता है। लेकिन ये सारी चीजें करने में बहुत वक्त लग जाएगा। इसके लिए आपके पास देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम है अनअकैडमी पे, और आप यहाँ पे इस समय काफी सस्ते में हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सिर्फ 20,000 रुपए में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपूर्वा 23 कोड लगाने से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, APOORVA23। यही मेरा टेलीग्राम चैनल है, यही मेरा डिस्काउंट कोड है। इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, ठीक है। और वो लर्नर्स जिनका मेंस क्रैक हो गया है भाई, हर साल की तरह इस बार भी अनअकैडमी लास्ट माइल प्रोग्राम लेकर के आ गई है। फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, भर देना। और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करोगे तो तुम्हारा भला होगा। थैंक यू सो मच।